ना, पर बहुत मोटा सिद्धांत है कि प्राणावस्था जो है वो पदार्थावस्था के समृद्ध होने के बाद आई है। एक लाइन लिख दिया बाबा जी, प्राणावस्था समृद्ध होने के बाद जीवावस्था आई, उसके बाद ज्ञानावस्था आया। अब इसमें जितना हम पूरकता को पहचान ले उतना अच्छा। ये इतना लॉजिकल है कि इतना अमाउंट में अंदर से निकाल रही है और वो खाली जगह तो भरनी है किसी न किसी चीज से। तो इतने पढ़े लिखे सो कॉल्ड पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मतलब किसी का ध्यान नहीं जाता इस तरफ कि खोखला किए जा रहे हैं तो उसका क्या करना है? जाता है ना, वही लोग तो लेक्चर देते हैं। करते नहीं है वो लोग, करते नहीं, वो लोग बोलते हैं। तो मैं ये जो परिवेशीय अंशों के गति सहित ऊष्मा, इसका क्या लास्ट लाइन? हाँ, गति भी है, जिसमें संपूर्ण परमाणु अपने परिवेशीय अंशों के गति सहित ऊष्मा मध्यांशों में समाहित होता रहता है। ऊष्मा का मतलब उसकी जो भी ऊर्जा है वो हर तरफ आ रही है मध्यांश में, और वो मध्यांश से दूसरे स्वरूप में निकल रही है, ऊष्मा के रूप में नहीं निकल रही है, कोई एक ऐसे प्रभाव के रूप में निकल रही है जो सीधा मध्यांश को प्रभावित कर रहा है। सर आपका कहने का ये तात्पर्य यहाँ पर ये होता है ना कि जैसे जो परमाणु अंश है, मध्यांश का मतलब हम न्यूक्लियस से समझ सकते हैं, न्यूक्लियस के लिए तो जो आपके परमाणु अंश है वो उनकी जो गति है, उस गति से जो जिनको ये ऊष्मा कह रहे हैं, ताप कह रहे हैं, उसका फ्लो जो है वो मध्यांश की तरफ, और वो मध्यांश में इकट्ठा होकर फिर अन्य रूप में वो फिर बाहर की तरफ, जिनको हमने विकिरण बोल दिया। तो परिवेशीय अंशों के गति सहित ऊष्मा, मतलब उसमें गति है, गति से जो डिराइव्ड ऊष्मा, वो इट्स मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड देन फ्रॉम न्यूक्लियस इट्स कमिंग आउट। ऐसे नहीं, पर ये गति तो अंशों की गति की बात हो रही है ना, ये मूवमेंट की गति की बात नहीं है। अंशों की गति। तो भैया ऊष्मा हीट नहीं, अलग दोनों अलग चीज। ऊष्मा हीट भी है, क्या है, कुल मिला के ऊर्जा है। ऊर्जा ऊष्मा के रूप में भी है, विद्युत चुंबक के रूप में भी है, ध्वनि के रूप में भी है, जो व्यापक में डूबे भीगे घिरे के होने के कारण जो ऊर्जा संपन्नता है, वो ऊर्जा संपन्नता यही 4-5 रूपों में मिल रही है। ये 4-5 रूप भी क्यों है? जब मैं किसी चीज को चमड़ी से पहचानता हूं तो कहता हूं ऊष्मा, जब मैं आंखों से पहचानता हूं तो कहता हूं लाइट, जब मैं कान से पहचानता हूं तो उसी चीज को कहता हूं साउंड। है क्या है? इकाई के कंपन है। यदि आप शुद्ध रूप में जाएंगे तो इकाई का कंपन है वो। इंद्रियों से जब पहचानने जाते हैं तो 3 इंद्रियों के द्वारा, जैसे कान के द्वारा साउंड, आंख के द्वारा लाइट और त्वचा के द्वारा हीट। बाकी 2 जो इंद्रियां हैं, जीभ के द्वारा और नाक के द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को पहचान रहे हैं। पहचानना, निर्वाह करना, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 3 के द्वारा भौतिक, 2 के द्वारा रासायनिक। ये पहचानना है, ये जानना नहीं है। जानने के मूल में आप जाएंगे तो हो क्या रहा है? परमाणु में जो गति है, अंश घूम रहे हैं, उनके बीच की दूरी घट और बढ़ रही है। यदि उस रूप में देखने जाएंगे तो अंशों के बीच की दूरी कितना घट रहा है? वो मतलब माइक्रो मिलीमीटर में है ये जो भी घट बढ़ रहा है। उसके कारण टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, उसके कारण सब चीजें, आवाज बदल जा रही है, बहुत थोड़ा सा हो रहा है वो। लेकिन चूंकि हमारे पास पहचानने के लिए प्रकृति सहज 5 यंत्र हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे हमने पहचाना। साइंस ने क्या कर दिया? इस रेंज को बढ़ा दिया। अभी मैं छू के बोलता हूं गर्म और ठंडा। जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, वो छू के बोल देते हैं 102 बुखार है या 103 बुखार है, और अब थर्मामीटर लगा के देख लीजिए, वैसे ही निकलेगा। तो हमने उसको स्केल बना दिया, 110, 102, 102.1, 102.2, 102.3, ऐसा हमने बना दिया।
तो साइंस क्या कर रहा है, इसी ज्ञानेंद्रियों की चीजों को बढ़ा दिया। हीट को, लाइट के लिए हमने स्केल बना दिया। हम मोटा मोटी देखते हैं कम प्रकाश से दिख नहीं रहा है, उसका नाम दिया उषा, अभी सूरज उगने के पहले, फिर बोला सुबेरा, फिर बोला दोपहर बहुत तेज प्रकाश, ऐसा हमने नाम दिया 5-6 लाइट के स्टेजेस को। इन्होंने उसको और एक स्केल बना दिया, 200 टुकड़े कर दिए, उसको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे। साउंड का भी ऐसे ही है। लोगों ने जो सारे गामा गाया था, उस समय तो कोई ये नहीं था ना कि सा का 256 फ्रीक्वेंसी होती है। उस समय लोगों ने कैसे पहचान लिया था कि ये सा है, ये शुद्ध सा है, ये मिक ये है। लोग पहले पहचानते थे ना, अभी भी पहचानते। तो जो प्रैक्टिस करता है वो उसके उतार चढ़ाव कम ज्यादा को पहचान ले रहा है। अभी साइंस ने इन्हीं सब चीजों के लिए एक स्केल बना दिया। भाई स्केल भी कैसे, ये जो सितार है, इस जगह पर दबाओगे तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी, इस जगह पे, वो डिस्टेंस के हिसाब से बांटा है, और कुछ नहीं है। तार का एक टेंशन है और अलग अलग जगह दबा के इतना इतना आएगा, उसका एक सिंपल कैलकुलेशन है, उससे वो निकाल लेते हैं। और उसको टाइट करना, और जो बजाने वाला है बता देता है ठीक नहीं है भाई, वो टाइट करो, हाँ ठीक है बोले, अब इतना में हो गया, करता रहता है। वो तो केवल सिंपल अपने कान से और हाथ से और इससे पहचान निर्वाह करके वो बता रहा है। तो जिसको हम बोल रहे हैं हीट या साउंड या लाइट, वो एक इकाई में परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को जब अपन 5 ज्ञानेंद्रियों से पहचानने जा रहे हैं तो हम अलग नाम दे रहे हैं। इसी का नाम हीट है, इसी का नाम लाइट है, इसी का नाम साउंड है, इसी का नाम अलग अलग केमिकल रिएक्शन है, स्वाद या गंध। लेकिन यदि हम जानने की जगह पर बात करेंगे तो जानने की जगह पर यह केवल पदार्थ में जो कंपन है उसमें परिवर्तन हो रहा है, और 2 अंशों के बीच की दूरियां घट या बढ़ रही है, इतना ही हो रहा है। 2, 3, 4 जो भी है उनका सेटअप है, उनके बीच की दूरी थोड़ी कम या घट गई, बढ़ गई है, जो कंपन है वो बढ़ या थोड़ा घट गया, इतना हो रहा है। एटम्स के बीच की या परमाणु में अंश जो है उसके? कोई परमाणु अंश में मध्यांश से कोई एक चीज निश्चित मैक्सिमम दूरी तक जा सकता है, मिनिमम पास तक आ सकता है, उसके बीच का एक रेंज है, उतना ही होता है। उतने होने से बाहर में कुछ कुछ परिवर्तन होता है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस होते हैं? हाँ, वो भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज गर्म हुई, लोहे को गर्म किया तो थोड़ा सा उसकी लंबाई बढ़ती है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदला है, अभी वो एटम के अंदर चेंज करने लायक नहीं है। मेल्ट होते तक एटम के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये 2000-3000 डिग्री सेंटीग्रेड होते तक उसके एटम के अंदर कोई प्रभाव ही नहीं होता। उससे ज्यादा टेम्परेचर लाने पर एटम के बाहरी परिवेश में आएगा, और अंदर आने में और ज्यादा आवेश चाहिए, मध्यांश तक जाने के लिए बहुत अधिक आवेश चाहिए। ये सिस्टम है एक, है ना। तो सबसे पहले परमाणु, ठीक है। ये बताइए, साइंस वाली हो ना आप? जो साइंस वाले नहीं हैं उनके लिए मुश्किल। जी, जो साइंस नहीं पढ़ा, मेरे पास साइंस नहीं इतना ही है। दिमाग लगाना। नहीं, परमाणु में इतना ही होगा कि अंशों की दूरी, जैसे कोई चीज गर्म हो गया, हम छू के बोल देते हैं ना, तो ये हर मनुष्य पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास एक पहचानने वाला एक स्पर्श इंद्री है। इसके मूल में जाएंगे तो क्या हो रहा है, तो दूरी बढ़ और घट रही है, कंपन बढ़ और घट रहा है, इससे अधिक कुछ चीज है ही नहीं। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ज्ञान, मतलब है लॉजिक, जो हम कंपन की भाषा में बोल दें, है ना। वो बता देता है एक साइंटिस्ट की इसका डिस्टेंस इतना हो गया, हालांकि अभी तक नहीं बोल पाया है, 50 साल और लगेगा, है ना। वो इतना ही बोलेगा, लेकिन एक अंधा भी बता देता है गर्म है भाई। ये वो जो कंपन बढ़ घट रहा है उसका भी कारण दूरी ही बढ़ना और घटना है। केवल दूरी और कंपन, और कुछ होगा ही नहीं ना। तो डूबे भी गिरे होने की वजह से हाँ, एक इकाई में 2 ही गति है, वर्तुल और कंपन, तीसरी गति है नहीं।
घूर्णन और वर्तुल एक ही है। तो भैया उनके घूमने के कारण वो दूर पास आ रहे हैं ना, हाँ। दूर होते कभी वो अच्छी निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए वो जो आपने गैप बताया उस गैप के अंदर आगे पीछे होते हैं। हाँ। और वो जब उससे ज्यादा हो गया तो बहुत आवेश चाहिए, फिर वो परमाणु टूट जाता है। तो सामान्य रूप में कोई भी चीजें परमाणु तक नहीं पहुंच पा रही है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ही ज्यादा काम हो रहा है। बताया ना, लोहा जब 3000 डिग्री में पिघल रहा है तो मुख्य काम तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ही हो रहा है। अभी अपन अंदर में जा ही नहीं पा रहे, आवेश वहां तक कभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इतना आवेश। तो सामान्य जनजीवन में अपन परमाणु में अंदर छेड़छाड़ नहीं कर पा रहे सामान्य जिंदगी जीने में। मतलब इतना ये है, मजबूत है ये ढांचा कि आप ऐसा पटक दो, अरे यार एक परमाणु निकल गया, अंश निकल गया, ऐसा नहीं हो रहा है ना। ऐसे दो चार बार पटके तो प्लास्टिक सोना बन गया, ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत स्थायी चीजें हैं ना ये, मतलब लाखों सालों से धरती ऐसे ही बनी हुई है। अच्छा, प्राणावस्था कितना कोमल चीज है, थोड़े से में मर जाता है, लेकिन वो जो 5 चीज लेना है वो 5 ही चीज ले रहा है, 6वां चीज वो ले ही नहीं रहा है, कितना भी कर लो, एकदम जिद्दी है वो। कितना भी उसको सिखा पढ़ा रहे हैं वो उससे अधिक कुछ ले ही नहीं रहा है। प्राणावस्था वो मर जाएगा लेकिन अपने नेचर को नहीं बदलेगा। भैया जो कहते हैं ना कि गाना अगर होता, म्यूजिक होता तो उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्या ऐसा होता है? पता है ना, हर चीज का प्रभाव दूसरे चीज पर पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अब जो लोगों ने जांच लिया है, हो सकता है सही को जांच लिया हो लोगों ने, हमने नहीं जांचा, मैंने नहीं जांचा। भैया आपने कभी यहाँ पे रेडियो नहीं लगाया? नहीं, जानबूझ के तो हमने नहीं लगाया, लोग लगाते रहते हैं। मतलब अच्छी ग्रोथ हो दिखती है ऐसा। ये गाने के शब्द का भी इम्पैक्ट होता है। नहीं भैया, ये मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को नहीं शब्द का भैया, impact- वही धान अच्छा होता है देसी गाने से। भैया अजीर्ण है वो नीचे ही मिलेंगे, उसमें भार ज्यादा होता है। हाँ। तो मतलब अभी हमारी पृथ्वी जिन चीजों से बनी है, मतलब पाषाण और मिट्टी, ये सारे भूखे परमाणुओं की ही संरचना है। हाँ, पूरे भूखे में भी बताया ना, बहुत थोड़े से 10-12 परमाणुओं को लेंगे तो धरती का पूरा ऊपर का सतह बना हुआ है, 10-12 वैरायटी में। और आप अच्छे से सर्च कर लीजिए, मैं तो बहुत मोटे मोटे फिगर दे रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे तो 10-12 ही निकलेंगे। इतनी है हाँ 12-13 ज्यादा 14 हाँ। और ज्यादा माइंड में हाँ। 13-14-15 के आसपास में। और उसमें भी बताया ना 95% तो ये 5 रो हैं, बाकी 4-6-10 जो हैं वो 3-4% को बनाए हुए हैं। बाकी हैं 118 में जो अभी 100 और हैं वो पड़े हुए हैं, वो दूसरा काम कर रहे हैं, वो नींव में है ना। तो घर के नींव में कुछ और है, ऊपर में कुछ और है, यहाँ कुछ और है, वैसे ही है वहां भी। तो ये तो अल्पसंख्यक हो गई है। अल्पसंख्यक ही है। जरूरी है ये बात है कि अल्पसंख्यक की भी वैल्यू है, ये बताओ। सिलीनियम जो आता है ना, तो वो भी होता है हमारे ऊपर में, बहुत बहुत माइनर, बहुत थोड़ा। तो हमारे लिए भी वो जरूरी है। तो एक डॉक्टर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है उसमें ज्यादा सिलीनियम होता है। नहीं, ज्यादा माने कितना, यदि आप बाई वेट देखेंगे ना, ये 0.01% नहीं है वो। लेकिन कंपैरेटिवली जैसे जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं जो लीफी और ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है, उनके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो और सिलीनियम जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है बॉडी में। तो वो आर्टिफिशियल तरीके से मतलब डॉक्टर्स मेडिसिन के थ्रू सिलीनियम देते हैं, और वो सिलीनियम जो है इतनी सी मात्रा के लिए ही हमारी बॉडी के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो ऊपर बना तो हुआ है लेकिन मात्रा बहुत ही वो बहुत कम है, बताए ना। 99% जो चीजें हैं वो 6-7-8 मिलके बना ली, 1% में बाकी सब है ही।
सेलेनियम भी बहुत ऊपर वाला हल्का वाला परमाणु है, ओके ऑक्सीजन वाले ग्रुप में है ये। ओके ऑक्सीजन है, सल्फर है, उसके बाद फिर सेलेनियम है, फिर टेलेरियम है, ऐसे करके है ये तीन। ये सब पता है ना कि ऊपर में 2 है, पहले इसमें ग्रुप रो में हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, उसके बाद फिर 18 है। यहां तक मैक्सिमम चीजें आ गई है। इस 18 में भी जैसे निकल है, कोबाल्ट है, ये बहुत बहुत थोड़े थोड़े हैं, है ना। इसमें कॉपर है, उसके और नीचे में जाएंगे, जिंक भी उसी में, कैल्शियम भी इसी में है, उसके बाद वाले में और जैसे कि थोड़ा सा और है। इतने में फुल हो गया पूरा, उससे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे लिथियम है, सब जगह नहीं मिल रहा है ना। लिथियम बहुत हल्का परमाणु है, 3 नंबर का है, वो बहुत हल्का है, फिर भी बहुत कम है ना। लिथियम के बाद नीचे सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है। तो सोडियम बहुत अधिक मात्रा में, नमक पूरा सोडियम ही है। ये जिनको ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, वो जिस अनुपात में मिट्टी में है या धरती की सतह पे है, क्या बाकी अवस्थाओं में, प्राण अवस्था और हमारे शरीर में भी मोटा मोटा उसी अनुपात में है, या एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदलता है? अलग अलग है, जैसे मानव में कुछ है, गाय में कुछ और रेशियो है, अच्छा, बंदर में तो अलग अलग जीवों में भी जीवों में। अलग है। तो हमारी डाइट फिर उस हिसाब से ही हाँ। डिटरमिन होती है। और ये पीरियोडिक टेबल का जो है ऊपर से नीचे जाने वाला, वैसे धरती से सतह से नीचे जाने वाला ऐसा कुछ रिलेशन है? पता नहीं, इतना नहीं किया। ऐसा बता रहे कि ऊपर से ही हो रहा है, धरती मतलब से ये नीचे कह रहा जा हूं ऊपर, मतलब हल्के वाले परमाणु से ही धरती का ऊपर वाला बना हुआ है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन बिल्कुल पहले में ही है, जो शुरू के 8 है वो है। कार्बन है, वो एकदम पहले में है ना। नाइट्रोजन है, हर प्रोटीन में नाइट्रोजन चाहिए, एकदम हल्का वाला है ना। पता है 15-16% प्रोटीन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। और फिर ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। मतलब ये एकदम शुरू वाले ही हैं, जो बिल्कुल अनिवार्य चीजें हैं। फास्फोरस है, वो भी बिल्कुल नाइट्रोजन के बिल्कुल नीचे वाला है। हैवी एलिमेंट तो गहराई की तरफ चले गए ना। हाँ, उसका रीजन ये होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ अपनी कोर की तरफ उनको खींचती है, उनमें ज़्यादा है, हल्के में कम होता है, इसलिए अपर सरफेस के ऊपर है। वो इसीलिए व्यवस्था है कि वो जो आप कह रहे हैं कि प्राण अवस्था के लिए जो है वो एप्रोप्रिएट पूरी की पूरी बन जाए, बनना है। हैवी मेटल्स जितने हैं ऊपर वो में प्राण गैस अवस्था है, के लिए नहीं होते हैं, ऊपर में गैस है, उसके बाद इसलिए वो ठोस नीचे है, की तरफ चले। ठोस में भी उसमें हल्के वाले हैं, फिर बीच में भारी वाले, ये क्रम है। लेकिन इसमें भी अगर देखें तो एक अच्छी निश्चित दूरी तो बना रखी है ना कोर ने भी। नहीं तो हैवी मेटल तो सारे कोर की तरफ खींचते चले जाएं और लाखों सालों में तो हैवी मेटल्स खत्म ही हो जाएंगे, मतलब सारे कोर में चले जाएंगे। वो एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, उसमें वो चीजें सेट है। और जब मनुष्य जानता नहीं था तो भी वो स्वस्थ रहता था, सेलेनियम को नहीं पहचाना है तो भी वो स्वस्थ है ना। तभी तो भाई वो स्वस्थ रहे, तब तो हम पैदा हुए। भाई हमारे परदादा यदि बेवकूफ होते तब तो हम पैदा ही नहीं होते ना। इतनी तो अकल थी कि उन्होंने आगे पीढ़ी को बना दिया, इतना तो मानना ही पड़ेगा ना। तो यहां पर एक प्रकार से सब समाप्त हो गया। अब हम आ गए प्राणावस्था। इसी क्रम में मानव सहज आचरण को पहचानने में, आदर्श को पहचानने में असमर्थ रहा। तो इसके बाद एक मानव का आचरण है, ऐसा आचरण जो दूसरों के लिए पूरक हो और स्वयं भी तृप्त हो। ऐसे आचरण को ढूंढ रहे हैं। यदि वैसा आचरण मिल गया तो मानव सुखी होगा। इसी आचरण को आगे जाके आप देखेंगे मानवीयतापूर्ण आचरण बोल रहे हैं। इसी को न्याय कह रहे हैं। मानव व्यवहार दर्शन में पहली परिभाषा एकदम शुरू में देखेंगे, न्याय की परिभाषा है मानवीयतापूर्ण आचरण की न्याय संज्ञा है।
माने यदि कोई मानवीयतापूर्ण आचरण कर रहा है तो वो सबके साथ न्याय कर रहा है, यदि वो नहीं कर रहा है तो न्याय कर ही रहा है, दुख दे ही रहा है। तो एक ऐसा आचरण जो कर रहा है वो स्वयं सुखी भी हो रहा है, दूसरों के पूरक भी हो रहा है, ऐसे आचरण को पहचाना नहीं गया। ये बहुत बड़ी भारी बात है कि आदमी इस आचरण को पहचाना ही नहीं और इसको कह रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं मानवीय आचरण, शिक्षा, संस्कार और कार्य न्याय विधान परंपरा में प्रमाणित नहीं हो पाया। सबको पता है ये, इसीलिए मानवीय आचरण का अनुसंधान एक आवश्यक मुद्दा बना रहा। तो दो बड़े बिंदु आए जब बाबा जी ने अपने जो एक प्रकार से उनके अंदर जो जिज्ञासा पैदा हुई, तो दो प्रश्न मुख्य रूप से आए। एक तो वेदांत से पैदा हुआ प्रश्न था कि आत्मा जो है ब्रह्म से जो अलग होता है उसके कारण मोक्ष होता है, तो ब्रह्म जो है आत्मा के रूप में जीवों के हृदय में क्यों बैठा, जो शुरू में जो प्रश्न है, मोक्ष जो बोला गया, थोड़ा सा हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चाय का समय पे बता दीजिएगा मुझे, है ना? मन, ये बहुत सारे वेरिएशन हैं, लेकिन एक वेरिएशन जो बहुत कॉमन है, जो ज्यादा माना जाता है, चित्त, अहंकार, ये चारों को मिला के बोल रहे हैं जीव, है ना? ये जीव कह रहे हैं। ये आदर्शवादी परंपरा की व्याख्या है ये, है ना? आदर्शवादी परंपरा में भी एक जो है वेदांत, जो शंकराचार्य ने जो बोला, आदि शंकराचार्य ने उनकी, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार को जीव कह रहे हैं। इसके हृदय में आत्मा बैठ गया बाहर से आके। सब चीज वेद से है भैया, घुमा फिरा के सब वेद से। अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। हाँ, अलग अलग जगह जगह अलग अलग बोल रहे हैं अंतःकरण चतुष्टय। तो ये बैठ गया। अब ये बैठने से जीव जो है कर्म बंधन में आया। ये कर्म करेगा तो ये कर्म स्वर्ग की तरफ लेके जाएंगे या नरक की तरफ लेके जाएंगे। क्यों हुआ? आत्मा जैसे ही बैठा तो ये जीव जो है कर्म बंधन में आया। जीव जो है ये प्रकृति का अंश है, और ये जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश आत्मा है। तो यहां दो बड़े प्रश्न बने बाबा जी को, जो प्रॉब्लम हुई। एक तो बोल रहे हो कि ईश्वर के टुकड़े नहीं होते, एक ही है, और उसके बाद फिर उसका जो अंश बना और वो जीवों के हृदय में बैठा, ये टुकड़ा कैसे हुआ? इस पर पहले भी बहुत प्रश्न उत्तर चले हैं और इसका उत्तर नहीं है पहले भी। दूसरा फिर इन्होंने जो आगे बोला कि जीव जो है कर्म बंधन में आता है और स्वर्ग और नरक से, या फिर स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। कुछ दिन तक स्वर्ग भोगेगा, कुछ दिन तक नरक भोगेगा, वापस फिर आएगा, इसको चलाएगा। ये कब तक चलेगा? एक दिन मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष में क्या होगा? आत्मा वापस ईश्वर में, ब्रह्म में विलय हो जाएगा। इसका नाम मोक्ष है। तो सबसे पहले क्या हुआ? जीव है, प्रकृति है, प्रकृति के जो स्वरूप है ये मन बुद्धि चित्त अहंकार है। इसमें ईश्वर का अंश आत्मा आके बैठ गया, तो बोला गया कि जीव कर्म बंधन में आया, और जिस दिन वापस आत्मा वापस ब्रह्म में विलय हो जाएगा उस दिन मोक्ष हुआ। तो दो प्रश्न उठाया, मोक्ष किसको हुआ? जीव को हुआ कि आत्मा को हुआ? पहला प्रश्न तो ये है, मोक्ष किसको हुआ? ये जीव को हुआ या आत्मा को हुआ? है ना? तो यदि आत्मा यहां नहीं आया होता तब तो सब प्रॉब्लम ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। प्रॉब्लम तो शुरू हुई यहां से, आत्मा आके बैठा, तो बंधन का कारण आत्मा हुआ ना। ये ईश्वर बंधन का कारण हो गया, आप ईश्वर को मोक्ष का कारण बोल रहे हैं। तो एक ही चीज बंधन का भी कारण हुआ है, एक ही चीज मोक्ष का भी कारण है, ये कैसे होगा? जरूरत ही क्या है मोक्ष की? जब वो वहीं पे है, हाँ, तो वो क्यों
क्यों आएगा, क्यों आ गया, क्यों आएगा? है ना? ये प्रश्न उन्होंने उठाया। एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, उन दिनों संविधान बन रहा था, भारत का संविधान बन रहा था। उस समय बहुत चर्चा हो रही थी कि चरित्र कैसा होगा, सब देश का, सब लोगों का एक ही चरित्र होगा कि नहीं होगा। पहले माना गया था कि 4 वर्ण और 4 आश्रम के हिसाब से चरित्रों को तय किया गया था। ये अच्छा है, ये उससे द्वयम दर्जे का, ये तीसरा है, ये चौथा है। एक हायरार्की थी कि ये श्रेष्ठ है, ये निष्ठ। पहले एक तय है, उसको कुछ लोग मानते थे उन दिनों। अब कौन सा आचरण होगा हर आदमी का, इस आचरण को लेकर उन्होंने काफी सोचा। जो विद्वान थे उस समय, राजनीतिक, और इन लोगों से बात भी करने की कोशिश की। तो इन दोनों का उत्तर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उत्तर। तो फिर वो जो गुरुजी उनके जो आज्ञा दिए श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे कि तुमको अनुभव करना है, तो बाबा जी अनुभव करने, उन्होंने बोला नर्मदा किनारे जाके भजन करो, तो चले आए। तो यहां से दूसरी एक कहानी, 2 प्रश्न आए कि मानव का, उस समय उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र नाम दिया था क्योंकि राष्ट्र बन रहा था, संविधान बन रहा था। तो राष्ट्रीय चरित्र क्या होगा, वही चीज बाद में उनको समझ में आया कि ये मानवीय चरित्र है, पूरे दुनिया के लिए फिर एक ही है, और ये कर्म बन। सत्य से मिथ्या वाला भी इसी में आ गया। सब यही है ना। ईश्वर से पूरा जीव जगत पैदा हुआ है, तो ईश्वर यदि सत्य है तो जीव जगत मिथ्या कैसे? है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यदि ये लाइन है तो फिर ये कैसे होगा? तो इसमें बताया ना 6 मत हैं, 6 प्रकार के महापुरुष हुए हैं जिनकी बड़ी मान्यता है। उन्होंने अपने अपने मत दिए, उनको मानने वाले आज भी फॉलोअर हैं। वो लोग समय समय पर झगड़ते रहते हैं। जब जगत को मिथ्या कहा गया तो स्पष्ट नहीं हुआ कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हाँ, अब इसकी बहुत प्रकार की व्याख्या है ना? पर जगत है या नहीं, तात्विक रूप में क्या बोलेंगे? तो देखिए, एक तैत्तरीय उपनिषद है जो बहुत पुराने, जो 8-10 उपनिषद माने जाते हैं, उसमें एक तैत्तरीय उपनिषद है। उसमें बोला गया है कि ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुई, वायु से अग्नि पैदा हुई, अग्नि से जल पैदा हुआ, जल से पृथ्वी पैदा हुई। ये एक बहुत प्रसिद्ध तर्क है, ये उसको लगभग सबने स्वीकारा। अब इसमें 2 निराकार वस्तु बता रहे हैं, एक आकाश और एक ब्रह्म, 2 निराकार। एक निराकार से दूसरा निराकार पैदा हुआ, यह भी बता रहे हैं। और ये 2 निराकारों को अलग अलग नहीं पहचान पा रहे हैं। एक को तो पहचान रहे हैं, आकाश को, ये दूसरा वाला इससे भिन्न है, बोल रहे हैं कौन सा कहां है, कोई नहीं पहचान रहे। एक दूसरा, पहले निराकार से दूसरा निराकार कैसे पैदा हुआ, यह भी नहीं आया। एक तो प्रॉब्लम आई इसमें। दूसरा, आकाश से वायु पैदा हुई, माने निराकार से साकार पैदा हुआ, इसको स्वीकार कर लिया गया। इसका कोई ये नहीं मिला। इसी से यही तर्क का बहुत प्रयोग हुआ कि ब्रह्म से प्रकृति बनी, ईश्वर ने प्रकृति को बनाया, है ना। मैं एक हूं, एको अहम बहुश्यामः बोला गया, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं तो सृष्टि रचना हो गई। इसी को उल्टा कर दिया, मैं अकेला हूं, दूसरा नहीं रहेगा, इसका नाम दिया प्रलय। ब्रह्म की इच्छा से प्रलय हो गया, वो वापस खत्म हो गया। तो इसको एक भाग मान लिया गया, इसको सत्य मान लिया गया, और यहां से पूरी व्याख्याएं चलने लगी। तो इसी आधार पर ईश्वर साकार भी हो सकता है, इसको माना गया। यह तर्क यदि नहीं होगा तो ईश्वर साकार, ईश्वर की आप पूजा नहीं कर सकते। ब्रह्म ही आकाश बना, आकाशी वायु बना, बस वो इकाई तक आ गया। तो निराकार साकार में बदल सकता है, तो साकार ईश्वर की जो पूजा है, उपासना है, वो फिर वेद विहित हुआ। नहीं, निराकार ईश्वर की जो पूजा है वो वेद, वो तो है ही है,
लेकिन साकार आकार वाले ईश्वर भी वेद के अनुसार ही सही है। यही लॉजिक है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है, इसका बहुत प्रयोग हुआ है। तो ये 6 चीजें हैं। अवतार को भी इसी रूप में देखा जाता है। जी, जो अवतार है, अवतार है वही वो इसी रूप में देखा जाता है कि वो साकार होगा, तो वो अवतार के रूप में साकार हुआ तो उनकी पूजा होगी। इसके आधार पर उपासना, जिसको बोलते हैं कि आगम तंत्रोपासना, कि ब्रह्म जो है विष्णु के रूप में अपने आप को व्यक्त किया और विष्णु से पूरा दुनिया बना, इसका नाम है विष्णु आगम तंत्र। वैसे ही ब्रह्म जो है वो शिव के रूप में आया और शिव से पूरी दुनिया चल रही है, बनी है, ये शैव आगम तंत्र हुआ। वैसे ही शक्ति बना है, ब्रह्म शक्ति के रूप में बना और शक्ति से फिर पूरी दुनिया बनी, ये शाक्त आगम तंत्र बना। इसके बाद भरमार हो गई, एक बार रास्ता मिल गया ना तो फिर लोगों ने उसको बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें वेद के अनुसार हुई, वेद विहित हुई, ये फिर सही हुई और इसको फिर माना गया। ठीक है, तो इस पर जो है 2 निराकार को यह मध्यस्थ दर्शन में नहीं माना, एक ही निराकार को माना। आकाश और व्यापक एक ही है बोला, आकाश और ब्रह्म। दूसरा, ब्रह्म से वायु या कुछ इकाई पैदा होती, इसको नहीं माना। तो ये बेसिक यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और अभी यदि आधुनिकता में देखेंगे तो 2 ही इकाइयां, व्यापक और इकाई 2 ही चीजें हैं, तीसरी नहीं है, इस जगह पर अभी नहीं है। व्यापक को ऊर्जा कह रहे हैं, निरपेक्ष ऊर्जा कह रहे हैं, इसको अभी साइंस या मॉडर्न साइंस नहीं मानता है। इकाई में क्रिया है, गति है, इसको मानता है। इकाई पार्टिकल है, इसको मान लेता है। क्योंकि क्या है सर इसमें कि जो मॉडर्न साइंस है वो तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होगा, बिना इंस्ट्रूमेंट से तो मानेंगे नहीं। आइंस्टीन ने एक बार इस चीज को माना था कि जिसको हम पूरी जो साइंस है, जिसको हम इसको रिक्त स्थान मान के चल रहे, वैक्यूम मान के चल रहे हैं, ये एक्चुअल में वैक्यूम नहीं है, ये तो उसने बोला है। लेकिन वो अपनी बात को जो है वो आगे इसलिए नहीं बढ़ा पाया क्योंकि वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल बेस है और किसी भी एक्सपेरिमेंट से इस चीज को, निरपेक्ष ऊर्जा को आप इसको कर नहीं सकते। लेकिन साइंस ने थोड़ा बहुत इसको है, लेकिन उसको नहीं प्रूफ नहीं कर पाए, वेरीफाई नहीं। तो एक जो जगत मिथ्या, मतलब जगत परिवर्तनशील है, ये भी वो तरह दे देते हैं कि मिथ्या इसलिए कहा कि ये इसमें परिवर्तन होता रहता है। नहीं, ये सब चीज आखिरी में ब्रह्म में विलय हो जाते हैं, इसीलिए उसका अस्तित्व ही नहीं है। वहां से बात कर रहे हैं ना, ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु, ये सब होते हुए इकाइयां तक आए, पृथ्वी तक आए, उल्टा भी हो जा रहा है। तो एक ही सत्ता हुई ना, एक ही चीज हुई, उसी को अद्वैत बोले, माने दूसरा चीज नहीं है, एक ही चीज है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं 2 है, प्रकृति भी है, तो उसको द्वैत बोला। किसी ने कहा कि नहीं नहीं और भी एक है ना, हाँ, अलग अलग ढंग से ये चले, तो उसी चीज को ऐसे मान रहे हैं, है ना। आखिर अद्वैत को, लेकिन यदि संख्या के रूप में देखेंगे तो अद्वैत को मानने वाले लोग सबसे अधिक। ड्युअलिटी जिसको बोलते हैं। नहीं, ड्युअलिटी नहीं, एक ही अद्वैत। हाँ, तो एक ही चीज है, उससे पूरा सब बना हुआ है, उसका नाम ब्रह्म है या ईश्वर है। सब चीज इसमें विलय हो जाते हैं बाद में, उसी से सब पैदा हुए हैं, इसीलिए एक है। यहां से वो स्टार्ट है ना। अब बाकी विद्वान शास्त्रार्थ करते हैं, हमको उतना नहीं पता है। कहते हैं कि पानी से लहर, बुलबुले, तो लहर आपको दिख रही है, ब्रह्म है वो तो पानी है, सब कुछ पानी है। हाँ, वही पता है ना, इस पर बहुत विद्वान हुए और ये तर्क वितर्क अभी तक चल ही रहा है। लेकिन 2 व्यापक है, ये 2 निराकार है, एक निराकार से साकार है, एक पक्ष मान रहा है। ये जो वेदांत है, अद्वैत है, ये इसको मान रहा है। इसको मानने वाले लोग संख्या में ज्यादा है ना। सत्ता, पावर, अधिकार इनके पास ही रहा,
इनको मानने वालों के पास रहा। दिक्कत ये आती है कि कई प्रकार के भाषा पहले भी प्रयोग किए गए ना, कुछ व्यवहारिक भाषा में कहने का प्रयत्न किया, कुछ तात्विक भाषा में, तो सब मिक्स्ड हो गया। तो जो कोट करता है वो अपने हिसाब से कहीं से कोट करता है। मतलब इसी चीज को दूसरे विधि से भी व्याख्या किया जा सकता है ना, ब्रह्म से आकाश पैदा मेरे हुआ। ख्याल से दुनिया में, पूरी दुनिया को लें तो इसको मानने वालों की संख्या 80-90% इसी की है। वही इनकी संख्या वो चाहे आप उसको इस्लाम में ले लीजिए, अल्लाह एक है, बाकी ये है, वही क्रिश्चियनिटी में चले जाएंगे तो 80-90% मानने वाले ये अद्वैतवाद को। निराकार है, उसके पास सारी शक्ति है, ये मान लिया गया, सब जगह है। तो इसको ज्यादा लोगों ने मान लिया कुल मिला के। इनके पास अधिकार, सत्ता, पावर इनके पास रहा और वो चलता रहा। और एक और चीज को कह रहे हैं कि जो भौतिकवाद है, भोगवाद है, उसमें कामोन्वादी मनोविज्ञान आया। यह उससे पहले पेज नंबर 2 में लास्ट लाइन में जो प्रवर्तनशीलता बोलते हैं उससे क्या आते हैं? इस प्रकार मनुष्य की प्रवर्तनशीलता उद्देश्यों के आधार पर सफलता विफलता कॉन्फ्लिक्ट करना, पुनः सफलता के लिए प्रयत्नशील होना, यही मानव कुल का वैभव और प्रतिष्ठा है। तो इसमें मानव कुल अलग और आचरण कैसे निश्चित और प्रवर्तनशील? मानव बहुआयामी है, माने कई डायमेंशन में काम कर सकता है। कोई गाना गाता है, कोई खेती करता है, कोई पढ़ता है, ऐसा कुछ है ना। प्रवर्तन माने आगे बढ़ाने वाला, चलाने वाला, कार्यशील, कार्य करने वाला, विचार करने वाला, मूल्यांकन करने वाला है। तो वो यही बोल रहे हैं कि क्योंकि मानव में बहुआयामी होना, आगे बढ़ना, कार्यशील होना, विचारशील होना, मूल्यांकन होना, कल्पनाशील एक्सेट्रा, इनकी वजह से अब वो सफलताओं विफलताओं के आधार पर अपने उद्देश्य सेट करता है और ये उनका वैभव है और इस सेंस में वो अलग है। हाँ, और जैसे फेल होता है वो फिर से कोशिश करता है, फिर फेल होता है, फिर कोशिश करता है, कोशिश बंद नहीं कर रहा है। भाई मानव जाति सबसे अधिक फेल्योर है ना। हाँ, अब देखिए इतने लोग मरे, लेकिन ये लड़ाई नहीं करेंगे कोई नहीं बोल रहा है। लड़ाई खराब है, मतलब नहीं, लड़ाई को छोड़ेंगे अभी भी बोल रहे हैं लड़ाई अच्छी नहीं है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, नहीं लड़ाई अच्छी नहीं है, लड़ाई को छोड़ेंगे, लगातार लगा हुआ है। अभी तो हथियार बेचना भी चालू कर दिया। हाँ? अभी तक खरीद बेचना है। सहस्तित्व बोलने वाले अब हथियार बेच रहे हैं। विश्व और ये फेलियर वाला और आगे बढ़ने वाला ये वाले एस्पेक्ट्स तो मानवेतर प्रकृति में भी नहीं है सारे। मतलब सिर्फ बहुआयामी होना और शायद मूल्यांकनशील होना नहीं है। वही हम लोग कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि करता है। तो इसको अपन देखेंगे तो मानव में और जीवावस्था में क्या अंतर है, जीवावस्था और ज्ञानावस्था में क्या अंतर है, और थोड़ा पीछे जाके हम पदार्थावस्था और प्राणावस्था में क्या अंतर है, प्राणावस्था और जीवावस्था में क्या अंतर है, इसको अपन संक्षेप में देख लेते हैं तो हमारी थोड़ी गति फास्ट हो जाएगी। पदार्थावस्था में प्रजनन नहीं है, श्वसन नहीं है, सिंपल चीज है ना, यह है, इससे बड़ा नहीं होगा, वृद्धि नहीं है। पेड़ पौधा जहां है उससे वो बड़ा हो जाएगा, उसमें श्वसन होता है, 1 से 2 पौधे हो जाएंगे। तो प्राणावस्था और पदार्थावस्था में एक बेसिक अंतर है। इन दोनों के बीच में एक चीज है जिसका नाम सीड। सीड श्वसन नहीं कर रहा है, सीड में वृद्धि नहीं है, सीड में प्रजनन भी नहीं। तो सीड को पदार्थावस्था का नहीं मान रहे हैं, एक भी लक्षण पदार्थावस्था के, प्राणावस्था के नहीं है सीड में, लेकिन उसको प्राणावस्था का मान रहे हैं क्योंकि वो ये ऐसा हो सकता है। बीज में श्वसन क्रिया नहीं है। जब बीज अंकुरित होता है तो क्या होता है? उस समय होता है, उसके पहले श्वसन शुरू हो जाता है। हाँ, उसके पहले श्वसन नहीं। लेकिन उसके लिए बीज को अपने सारे तत्व तो मौजूद होंगे ना बीज में,
सारे तत्व मौजूद होते हुए भी श्वसन नहीं करता है। क्योंकि वातावरण में हाँ, जो भी बोलिए, प्राणावस्था के लक्षण नहीं है उसमें, श्वसन नहीं है, वृद्धि नहीं है, या जो बीज गुणन है, प्रजनन है, वो नहीं है, लेकिन बीज को प्राणावस्था का मानते हैं। तो जब ये श्वसन शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? अब उसको बीज नहीं कह रहे हैं, ये संक्रमण से अलग है। संक्रमण से अलग। ये संक्रमण नहीं है कि वो पदार्थ अवस्था में बैठा हुआ है और किसी एक कंडीशन में एकदम से उसमें श्वसन शुरू हो जाता है। हाँ, ये लेकिन इसको भी संक्रमण नहीं है, इसको क्या कैसे समझेंगे? इसको क्या कहते हैं? पुष्टि ही कहते हैं। बदलाव हुआ एकदम से। हाँ, वही तो, इसीलिए बीज को प्राणावस्था ही मानना पड़ेगा, नहीं तो हर बार बोलना पड़ेगा कि पदार्थावस्था प्राणावस्था में बदली नहीं कह रहे, ये प्राणावस्था ही मान रहे हैं। इसीलिए पर तो प्राणावस्था का शुरुआत बीज और वृक्ष और ये साइकिल को प्राणावस्था मान रहे हैं। प्राणावस्था और जीवावस्था में क्या अंतर है ना? तो जो साइंटिफिक में पेड़ पौधे अपना जगह नहीं बदलते, ये अपना जगह बदल लेता है। दूसरा, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते। जैसे फोटोसिंथेसिस जो है ये खुद ही करते हैं, ये नहीं करते। ये दो बड़े आधार बता रहे हैं। सीखना या मानना? हाँ? मानना या सीखना कुछ? हाँ, ये तो साइंटिफिक नहीं है ना? तो साइंटिफिक में दो बड़े अंतर हैं कि अपना जगह बदल सकते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। भोजन बनाने वाले को बहुत इन्होंने महत्व दिया है। इसको ये कहते हैं सिंथेसिस, माने छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ये बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसको ये ग्लूकोज में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, इसमें बदलते रहते हैं। ये बेसिकली प्राणावस्था का काम है, छोटे मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल में बदलना, इसको कहते हैं सिंथेसिस। और ये अलग करते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में बनाते हैं, इसको कहते हैं डाइजेशन। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये खाते हैं, इसको ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में इसमें तोड़ लेते हैं। ये प्रक्रिया को ये डाइजेशन कह रहे हैं। दोनों में ये अंतर, ठीक है ना? तो इसमें होता क्या है, इनका भोजन बड़े मॉलिक्यूल हैं इसलिए ये बड़ी मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनका भोजन छोटे मॉलिक्यूल है इसलिए ये छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं। इतना ही है ना, जिसका भोजन जो है वो बना लेता है। तो एक बार मेरी डॉक्टर लोगों के साथ एक मेरा शिविर हुआ, उस पर इन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह घेर दिया और ये बोला कि भाई ये तो ऐसा है, डाइजेशन है और ये है। तो दो प्रक्रिया होती है, एक तो भोजन एकत्रित करना, दूसरा उसको अपने अनुकूल बनाना। दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो प्राणावस्था का जो भोजन है पहले वो एकत्रित करता है, उसके लिए एक अलग सिस्टम है, पत्ते हैं, जड़ है, ये है, उससे वो एकत्रित करता है। सेकंड स्टेज में उसको जो चाहिए वो बनाता है। वैसे जीवावस्था भी एकत्रित करने के लिए घूमता है और सेकंड स्टेज में डाइजेशन या जो भी आप प्रक्रिया बोलो उस प्रक्रिया से अपने अनुकूल बनाता है। इन दोनों में कोई अंतर दिख नहीं रहा है। ये भी अपने आप में बना रहे हैं। हाँ? जड़ भी तो जा रही है नीचे, पत्ती भी तो ऊपर जा रहा है, उसका जाना का विधि वही है, उससे अधिक उसमें स्वतंत्रता नहीं है। जिधर पानी है उधर जड़ जाता है, उसकी गति कम है, इसकी गति ज्यादा है, बस यही अंतर है। तो कलेक्ट करना एक भाग है, सेकंड उसको प्रोसेस करके अपने अनुकूल बनाना दूसरा भाग है। जीवावस्था का शरीर तो प्राणावस्था की इकाई है। हाँ, तो फिर शरीर के लेवल पे तो उसी की इकाई बोला है, तो कैसे पर? नहीं, जीवावस्था और प्राणावस्था, देखिए ये जो साइंस ने जो क्लासिफिकेशन किया है ना, ये सेल के आधार पर किया है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। किसमें? प्राणावस्था के सेल में।
और जीवावस्था के सेल में प्राण सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं। यहां से ये क्लासिफिकेशन में अंतर आया है, और इसके बाद बाकी चीजें लगभग सेम है। यदि आप जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, उससे होता क्या है, इसका कोई बहुत सेटिस्फेक्शन वाला उत्तर नहीं है। यहां पर प्राणावस्था और जीवावस्था का जो अंतर है वो थोड़ा भिन्न है। मेधस तंत्र जहां से है वहां से जीवावस्था कह रहे हैं, जहां से मेधस तंत्र नहीं है वहां तक प्राणावस्था कह रहे हैं। तो प्राणावस्था में कोई सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम नहीं है। आप पेड़ के डाली को काट दो, पेड़ जिंदा रहेगा, किसी इसके मुंडी को काट दो, मर जाएगा। तो एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है जो जीवावस्था में एक होता है, उसका नाम है मेधस तंत्र या ब्रेन। वहां से चीजें पूरी नियंत्रित होती है। क्या नियंत्रित होती है? चारों विषय को यह कंट्रोल करता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये जो चारों चीजें इसको ब्रेन से कंट्रोल करते हैं, ये ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जीवावस्था और प्राणावस्था में ये एक बड़ा अंतर है कि एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है, एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम नहीं। जीवावस्था में ब्रेन है, मेधस तंत्र है जो पूरे चीज को नियंत्रित करता है। कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है। लेकिन इसमें अगर हम देखा जाए, जैसे सेल है, अब किडनी का सेल है, किडनी का सेल तो ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है ना, तो किडनी का फंक्शन तो किडनी का सेल कर रहा है, एकदम कनेक्टेड। और वैसी लंग्स का है, हार्ट का है, हर चीज कनेक्टेड है। जैसे ही ब्रेन डेथ होता है तो सब मर जाते हैं ना। आप बहुत बड़े जगह माना तो बहुत बड़ा है, अपन छोटे में कीड़े मकोड़ों में बात कर लेंगे तो भी यही पाएंगे कि कोई चीज कंट्रोल कर रही है बाकी सारी एक्टिविटी को। पेड़ में ऐसा नहीं है, एक डाली काट के आप लगा दीजिए वो फिर से नया बन जाएगा। वो तो हार्ट डेड होगा तो भी डेड हो जाएंगे सारे। वो तो हार्ट डेड होगा तो स्पेसिफिक सारे ऑर्गन्स डेड हो जाएंगे। हाँ, हार्ट डेथ हो गया तो बिल्कुल वो भी हो जाएगा, लंग्स डेथ हो जाएगा वो भी हो जाएगा। पर ब्रेन इनको कंट्रोल, दोनों को ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। हार्ट का जो रेट है वो फाइनली ब्रेन से कंट्रोल है, लंग्स का जो रेट है वो भी ब्रेन से ही कंट्रोल है। ब्रेन में दोनों प्रकार के कंट्रोल सिस्टम है, जिसको एक मोटर फंक्शन बोलते हैं, एक सेंसरी फंक्शन है। अभी जो बोलचाल में बोलते हैं ना, कोमा हो गया, कोमा में है, तो कोमा में क्या है, मोटर फंक्शन चलते रहते हैं। खाना दो, वो डाइजेस्ट होता है, उसका मल मूत्र बनता है, वो चलते रहता है, सांस चलते रहती है, हृदय धड़कते रहता है। सेंसरी जो है बंद हो जाता है। इसी को बाबा जी कह रहे हैं जीवंतता का प्रमाण नहीं मिल रहा है। जीवंतता का, जीवंतता माने इंद्रियों, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से संकेत को ग्रहण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसका प्रमाण नहीं मिल रहा। तो ब्रेन का वो भाग जो सेंसरी सिस्टम को कंट्रोल करता है वो बिगड़ा हुआ है, तात्कालिक या परमानेंट जो भी हो। जीवन पता नहीं चलेगा, जीवन पता चलेगा इसी के द्वारा। नहीं तो जो फिर कोमा से जागते हैं उनको क्या, जीवन माने सेंसरी फंक्शन ठीक हो गया, जीवन पहले था या नहीं था पता नहीं, मतलब इसलिए मान लिया जाता है कि जीवन था ही था। अभी तो वो मान ही नहीं रहे ना कि जीवन होता ही है करके, वो एक अलग किस्सा जाएंगे। पर मोटा मोटी जिसको अपन कोमा कह रहे हैं, वो कोमा में क्या है, सेंसरी फंक्शन जो है बंद हैं, मोटर फंक्शन पूरे चल रहे हैं। सांस ले रहा है, हृदय चल रहा है, भोजन कर रहा है, ये चलता है ना, ये बंद नहीं होते। ये लोग बहुत मोटी भाषा में ये लोग बोलते हैं ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन डेड नहीं हुआ भाई, ब्रेन का जो सेंसरी भाग है वो डेड हुआ है, नहीं तो कैसे। ये भी तो डिफरेंस हो सकता है प्राणावस्था और जीवावस्था में, कि जो प्राणावस्था उसमें सेंसरी पार्ट नहीं है और जीवावस्था में सेंसरी पार्ट है। हाँ, ये बड़े जीवन में मिलेगा, मतलब बड़े शरीरों में मिलेगा। जो छोटे शरीर है, देखिए जो एक कॉमन बात है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए, जो कॉमन बात माने जो जीवावस्था का सबसे छोटे शरीर हैं जिसको कीड़े मकोड़े कह रहे हैं,
इसमें ब्रेन है, इसमें जीवन नहीं है, ये मध्यस्थ दर्शन कहता है। साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल सेम, कि ब्रेन है, जीवन विवन तो कहीं नहीं होता है, इसमें भी नहीं। तो एक प्लेटफॉर्म पर दोनों एक कह रहे हैं, मध्यस्थ दर्शन और साइंटिस्ट, कि ब्रेन है और ब्रेन चला रहा है, जीवन नहीं। ठीक है। ये इससे बड़ा वाला जो जीवावस्था है, जहां पर सप्तधातु बन गया है, जहां समृद्ध मेधस हो गया है, माने ब्रेन डेवलप हो गया है, उसको फिर जीवन आके चलाता है। तो पर फंक्शन इसमें भी वही है, 4 विषय, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही फंक्शन, अलग फंक्शन कोई नया नहीं है। पहले ये जो फंक्शन है केवल ब्रेन से कंट्रोल्ड है, बाद में भी ब्रेन से ही लगभग कंट्रोल है, लगभग। बहुत रेयर कोई चांस है कि वहां जीवन कुछ हस्तक्षेप करते हैं। बहुत न्यूनतम कोई जगह है, जैसे मालिक मर गया तो कुत्ता खाना नहीं खाता, नहीं तो कुत्ता खाना खाते रहता। ये ऐसे बहुत थोड़ी सी जगह है जिसमें मानने वाली प्रक्रिया होती है। तो जीवन की जो पहचान बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि जीवन में मानने की एक क्रिया होती है। किसी को अपना भाई मान लेता है, किसी को गुरु मान लेता है, किसी को मालिक मान लेता है, जो भी मान लेता है, ये मानना है जीवन का। मेरी गाय को आप खरीद लेंगे तो दूध नहीं देगी, मेरे पेड़ को आप खरीद लेंगे तो पेड़ फलेगा, मेरे कुत्ते को आप खरीद लेंगे तो आपको काटेगा, मेरे पेड़ को खरीद लेंगे नहीं काटेगा। ठीक है। तो ये जो है एक स्पेशल फंक्शन है जो जीवावस्था में, जीवावस्था के बड़े कुछ जगह पे दिखते हैं, जो प्राणावस्था में नहीं। तो जीवावस्था के 2 डिवीजन किए हैं मध्यस्थ दर्शन। एक जीवावस्था का वो भाग जो केवल ब्रेन से चल रहा है, जिसमें साइंटिस्ट और मध्यस्थ दर्शन बिल्कुल एक कह रहा है। दूसरा भाग जहां पर साइंटिस्ट और मध्यस्थ दर्शन में भेद है कि एक जीवन जैसा कोई चीज है जो उसको चला सकता है, लेकिन चारों विषय जो एक कॉमन मान्यता है कि चारों विषय जीवन का है, वो गलत है। चारों विषय किसका है? ब्रेन। ये मध्यस्थ दर्शन का प्रतिभा है, जो इसमें है इसमें नहीं, जो परंपरा में जो प्रश्न नहीं, जो जीवावस्था में आपने 2 जो परंपरा में जो पहले वाला ये नहीं माना हुआ है कि जो 4 विषय हैं वो तो हम 4 विषय ही हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये आदर्शवाद में नहीं माना है इसको। माना है, 4 विषय माना है उसको। वो तो इसने भी माना है, कहां से है इस पर नहीं बात किया कभी। भौतिकवाद ने भी माना है और सहस्तित्ववाद ने भी यही बात मानी है। ये तो कॉमन होगी चारों में। हाँ, कॉमन ये है कि चारों विषय हैं, ये मान रहे हैं। भौतिकवाद मनुष्य में भी चारों विषय से अधिक मानने को तैयार नहीं। ठीक है। भौतिकवाद आदर्शवाद मानता है कि अधिक हो सकता है, पर आदर्शवाद ये मानता है कि पेड़ पौधों में जीवन है, वो श्वसन क्रिया को ही जीवन कह रहे हैं। भौतिकवाद भी श्वसन क्रिया को जीवन कह रहा है। तो इसमें 3 चीजें हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये ब्रेक का समय भी हो गया अभी। ब्रेक का समय हो गया जी। ठीक है, लिख देता हूँ। ये जो 5 भाग बने थे और ऐसे ही ये 3 भाग अभी और बनेंगे। ये 2-3 मोटी मोटी चीजें हैं, ये भी स्पष्ट हो गया तो एक प्रकार से स्पष्ट हो गया। श्वसन क्रिया, मेधस की क्रिया, ये भी लिख देते हैं ताकि हमको इन चारों में एक प्रकार का क्लासिफिकेशन होते हैं, हमको समझ में आ जाए ये क्या है। भौतिकवाद जो कहता है श्वसन क्रिया और जीवन, इसको एक ही कहते हैं। श्वसन क्रिया ही जीवन है,
लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर? मध्यस्थ दर्शन इनको अलग अलग कैटेगरी करता है। पेड़ पौधे में श्वसन क्रिया है, इसको प्राणावस्था कहते हैं, इसको जीवावस्था कहते हैं। जीवावस्था का एक ग्रेड, इसको जीवावस्था का ये दूसरा ग्रेड कह रहा है, इसको कह रहा है समृद्ध मेधस होने पर जीवन भी रहेगा। जीवन रहेगा या जीवन व्यक्त हो पाएगा? व्यक्त होना ही रहने का प्रमाण बना। जीवावस्था का मेधस चलो इसी में एक ग्रेड बना देते हैं। ये शरीर के दो ग्रेड इधर ही लिखना ठीक हो जाएगा। इसका नाम दिया ज्ञानावस्था है। ये अंतर एक बार स्पष्ट हो जाए और एक व्यापक वस्तु को यहाँ रखेंगे, ये अलग से इसको देखेंगे क्या है। प्राणावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, जीवावस्था का ग्रेड 2 जिसको समृद्ध मेधस माने ब्रेन थोड़ा डेवलप ब्रेन, इसको कह रहे हैं समृद्धि पूर्ण मेधस, फुल्ली डेवलप्ड ब्रेन। ये ग्रेड किए तो केवल श्वसन क्रिया को ही मान रहे हैं, एक भाग है। जहां से श्वसन क्रिया है वहां से साइंटिस्ट जो है लिविंग और नॉन लिविंग को अंतर करते हैं। लिविंग में इनका जो ये है, एक तो लिविंग जिसको कह रहे हैं उसमें एक है पौधे जिसको बॉटनी के अंतर्गत में ये पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है जीव अवस्था में इसको पढ़ रहे हैं, जीव अवस्था में ही इन्होंने मानव को रखा। ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, 5 भागों में इन्होंने बांट दिया। बैक्टीरिया को एक भाग में बांट दिया, लिविंग को, इसके बाद फिर प्रोटिस्टा है, इसके बाद फिर फंजाई है, उसके बाद फिर प्लांट है, फिर एनिमलिया। एनिमलिया में आदमी आता है। ठीक है ना, इन्होंने 4 भागों में 5 भागों में ऐसा बांटा है। तो जीवावस्था में ही उन्होंने मानव को रखा है आखिरी। ठीक बोल रहा हूँ ना? आप लोग तो कोई यहाँ बॉटनी और इसके होंगे बायो के। तो ये एनिमिलिया में कौन से वाली कैटेगरी से शुरू होता है जीवावस्था को? उसमें भी सब कैटेगरीज है ना एनिमिलिया में? यूनिसेलुलर कहते हैं ना, यूनिसेलुलर से शुरू होता है। एनिमिलिया में मैमेलिया से शुरू होता है। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट से नीचे तो संभव नहीं है, वर्टिब्रेट होना ही चाहिए। वर्टिब्रेट में भी ये नहीं कह पाऊंगा मैं अभी कितने में। जैसे एक बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स में तो होगा, सब में होगा पता नहीं। एम्फीबिया है, हो सकता है वो, जैसे ये है फिश है, फिश में भी शायद किसी में हो। मैमल्स में तो ये पक्का। उसके नीचे जो एम्फीबिया है और रेप्टाइलर है, एप्स है, इन तीनों में किसी में तो होंगे। जो फिश है उसमें जैसे जो ब्रेन वाला पार्ट है
ज़्यादा डेवलप वाला पार्ट है वो मैमल्स में ही है। हाँ ये तो पक्का है, इन्होंने इसको बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने इसको मतलब साइंटिस्ट लोगों ने इसको क्रम से इन्होंने क्रम पाला। से कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बहुत बढ़िया है इन्होंने कहा, बहुत अच्छा काम, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा। तो भैया चाय को क्या जी चाय ब्रेक करके आओ।